आज हम लोग यहाँ पर देश में कुछ पिछले दिनों में घटना हुई बंगाल और पंजाब में, उसको लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जिस प्रकार से दोनों राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, उसको लेकर आपसे कुछ जानकारियां शेयर करनी है। मैं शहजाद से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि शहजाद आपके समक्ष किस प्रकार से बंगाल के अंदर स्थिति है उस पर अपनी जानकारी और बात रखेंगे, अपने वक्त रखेंगे। धन्यवाद आरपी सिंह जी। बंगाल से पंजाब कानून व्यवस्था ध्वस्त है, वहां की जनता पूर्ण तरीके से त्रस्त है, परंतु ये इंडी गठबंधन के नेता सत्ता की लालच में मदमस्त है। और आज इसी का प्रमाण देने के लिए मेरे वरिष्ठ साथी श्री आरपी सिंह जी पंजाब के विषय में वो अभी बात रखेंगे कुछ देर में, और बंगाल के विषय में मैं आपके समक्ष आया हूं। मित्रों, बंगाल के विषय में हमेशा से हमने सुना है, हमने ये बात पढ़ी है, दैट इट इज द लैंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, where the mind is without fear and the head is held high। पश्चिम बंगाल के विषय में हमेशा कहा जाता है कि ये वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है जिसमें मन भयमुक्त होता है और मस्तिष्क हमेशा ऊंचा होता है। पर आज ये कहने में दुख भी होता है और पीड़ा भी होती है कि ममता बनर्जी जी के राज में आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका है। और इस टेरर, माफिया और करप्शन के राज में, अर्थात टीएमसी के राज में, टीएमसी का मतलब क्या है? टेरर, माफिया और करप्शन के राज में आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बंगाल की कानून व्यवस्था हर रोज एक नए निचले स्तर को छूती है। और जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? यह बड़ा सवालिया चिन्ह आज निर्माण होता है, पैदा होता है। आज मैं आपके सामने संदेश खाली 2.0 की दास्तान लेकर आया हूं। टुडे वी हैव विटनेस्ड थ्रू द इमेजेस ऑफ द नेशनल मीडिया व्हाट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नथिंग शॉर्ट ऑफ संदेश खाली 2.0। You all would remember that day in January when ED officials, following the rule of law, following the constitution, reached West Bengal in order to take forward the investigations into the ration scam, which was basically denying ration to the poorest people of West Bengal and usurping it for the gains of TMC leaders like Shahjahan Sheikh. And you all remember the kind of attack that was launched on them, an attack that was sponsored, patronized and protected and organized by the TMC. वो 5 जनवरी का हमला ईडी की टीम पर जो राशन स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी, शाहजहां शेख जैसे लोगों को पकड़ने के लिए गई थी, उसमें किस प्रकार का हमला ईडी पर हुआ, ये हमारे मन में आज भी बहुत, मैं कहूंगा विविडली, आज भी वो दर्ज है। ये तस्वीर उस समय की है, किस प्रकार से ईडी ऑफिशियल पर हमला किया गया था। आज उसी की देखा देखी एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर, पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे। तब उसी प्रकार से, जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवा कर एनआईए टीम के ऊपर
सुनियोजित ढंग से, ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से संदेश खाली में भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा डालने के लिए और शाहजहां को बचाने के लिए एक सुनियोजित ढंग से हमला करवाया गया था ईडी के ऑफिशियल्स पर। और इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए पैटर्न वही होता है। सेंट्रल एजेंसी के आने से पहले टीएमसी और टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता उस एजेंसी के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और एक वातावरण पैदा करते हैं जिससे कि उस एजेंसी पर हमला हो जाए। और तुरंत जैसे ही एजेंसी पर हमला होता है तो टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता आकर उस हमले को जस्टिफाई करते हैं, बचाते हैं और उसके लिए अलग अलग प्रकार के कारण देकर उसे सही ठहराते हैं। आज भी यही हुआ है। संदेश खाली 2.0 से पहले, अभी 2-3 दिन पहले ममता बनर्जी जी ने एक कूच बिहार में, मतभंगा में जब वो रैली एड्रेस कर रही थी, उन्होंने केंद्रीय एजेंसीज के खिलाफ और खास करके आतंक के मामलों में जांच करने वाली एनआईए के खिलाफ पहले तो भड़काने का, हिंसा को आमंत्रित करने वाला बयान दिया और आज जैसे ही एनआईए की टीम पर हमला होता है तो उसके बाद तुरंत तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री ममता बनर्जी जी आकर उसे जस्टिफाई करती है और कहती है कि यह हमला होना बिल्कुल ठीक है और टाइमिंग और दूसरी चीजों पर सवाल उठाते हुए एक प्रकार से इन हमलावरों को पूर्ण तरीके से क्लीन चिट देती है। इसका मतलब साफ है कि यह हमला केवल एक संयोग नहीं, ये हमला सोचा समझा प्रयोग है और ये टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले लोगों ने किया है। इसका सीधा सीधा प्रमाण आज मिलता है। एक बात और भी स्पष्ट हो रही है ममता दीदी के कालखंड में। ममता दीदी के इस तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर वाले रेजीम में जो केंद्रीय एजेंसी है उनके खिलाफ हिंसा और राजनीतिक हिंसा का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अर्थात संस्थागतीकरण हो चुका है, भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है और आतंक को बचाव करने का और आतंक को संरक्षण देने का भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है। Under the regime of Mamta Banerjee, it can be safely said that political violence has become institutionalized, corruption has become institutionalized, and protection of radical elements has become institutionalized and state sponsored. आज मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी जी से, संदेश खाली में जब शाहजहां शेख ने ईडी ऑफिशियल्स पर हमला करवाया, क्या यह सच बात नहीं है कि लगभग 55 दिनों तक उस शाहजहां के बचाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पुलिस रही? क्या यह सच नहीं है कि सीबीआई की जांच का विरोध तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया? क्या यह सच नहीं है कि जब हाईकोर्ट ने शाहजहां के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया तो शाहजहां शेख से पहले ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पूरे मामले में एक प्रकार से सीबीआई प्रोब ना हो इसकी चेष्टा करती है और शाहजहां को बचाती है? और ये तस्वीर तो हमारे मानचित्र पर दर्ज है कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस के संरक्षण में शाहजहां शेख हिंदू महिलाओं का बलात्कारी वी साइन, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, चलते हुए, अकड़ते हुए किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस के प्रोटेक्शन में जा रहा था। आज इसी प्रकार का प्रोटेक्शन संदेश खाली 2.0 करने वाली जमात को भी दिया जा रहा है। ये वही जमात है जिसको तृणमूल कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक अब बचाव करने की मुद्रा में आ चुका है और हमले को जायज ठहराने के लिए एक के बाद एक लगातार उनके बयान आ रहे हैं। जैसे संदेश खाली के अपराधी को बचाया, आज वो
इस प्रकार से एनआईए के हमलावरों को भी बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसीलिए आज मेरा सवाल है कि क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मां माटी मानुष नहीं, बल्कि इनका नारा बन चुका है बॉम्ब, ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि टीएमसी का मतलब टू मच करप्शन भी है और टू मच केओस भी है। करप्शन को भी बचाना है, केओस भी करवाना है। और ममता दीदी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि कभी आप हिंदू महिलाओं के बलात्कारी को बचाने के लिए विधानसभा में बयान देती हैं? कभी आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से एजेंसी के काम पर सवाल चिन्ह उठाती हैं? कभी आपके नेता जब पोस्ट पोल वायलेंस होता है या हर चुनाव साइकिल में वायलेंस होता है और वहां पर सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल पुलिस की फोर्स जाती है तो उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं? और आज जब आतंक और ब्लास्ट के मामलों में जांच करने के लिए एनआईए पहुंचती है तो आपके साथ ही आपकी पार्टी उनके ऊपर किए गए हमले का भी बचाव करती है। तो ममता बनर्जी, टीएमसी का हाथ इस प्रकार के आतंकी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ क्यों हो चुका है? इसका जवाब आपको देना चाहिए। अब मैं विशेष आग्रह करूंगा कि पंजाब के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सरदार आरपी सिंह जी अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद शहजाद। शहजाद ने बंगाल को लेकर आपके सामने सारी जो वहां पर स्थिति उसका चित्रण किया, पर पंजाब भी कुछ अलग नहीं है। पंजाब में लगातार निरंतर जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां बिगड़ रही है वह हम सबकी जानकारी में है। परंतु एक घटना ऐसी जो अभी 30 तारीख को वहां पर हुई, उसने हम सबको 31 मार्च को जो भी हुई उसने हम सबको चिता दिया, हम सबको ऐसा कर दिया कि लगता है कि समाज में अब एक महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का मान सम्मान रहना चाहिए वह रहा नहीं। और खासकर पंजाब जैसे राज्य में जिसपे गुरुओं की धरती है, जो गुरु नानक देव जी की धरती है, और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा था, सो को मंदा आखिए जित जन्मे राजान, जिसने भगवान को पैदा किया, जिसने राजा पैदा किए, उसके प्रति किस प्रकार का आदर निरादर क्यों हो, ये उनकी वाणी में दर्ज है। परंतु आज वहां पर जिस प्रकार से जो घटना वल्टोआ गांव में तरन तारण में हुई, वहां पर उसने हम सबको शर्मसार किया है। हम सब पंजाबियों को, सब सिखों को शर्मसार किया। और खास करके इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि वहां के जो होम मिनिस्टर वो भगवंत मान खुद हैं। वहां पर एक 55 साल की महिला के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म किया गया, जिस प्रकार से उनको पीटा गया और पीटने के बाद उनको निवस्त्र कर कर गांव के अंदर वहां पर जो मार्केट थी वहां पर उनको घुमाया गया। वह बहन चिल्लाती रही, चीखती रही कि मुझे बचाया जाए। वह किसी दुकान के अंदर घुसकर कोई कपड़ा ओढ़ती थी तो उसका कपड़ा खोस लिया जाता था। उस कपड़े को खोसने के बाद फिर उसका वीडियो बनाया जाता था। ऐसा पंजाब में तो कभी हमने सोचा नहीं था, कभी तरन तारण में ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। परंतु ये निरंतर हो रही घटनाएं हैं। अभी आपको याद हो 3 मार्च को वहां पर एक 12 साल की बेटी के साथ होशियारपुर में वहां पर रेप की घटना हुई। इसी प्रकार पिछले साल एक दिव्यांग बहन के साथ वहां पर होशियारपुर में ही दुष्कर्म हुआ और फिर उसके साथ मारपिटाई भी की गई। इसी प्रकार एक 18 साल की पिछले साल अगस्त की बात है, 18 साल की एक बेटी के साथ जो बास्केटबॉल की एक अच्छी खिलाड़ी थी उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको फिर बाद में स्टेडियम की छत से नीचे फेंक दिया गया। इसी प्रकार नोक की पिस्तौल के अंदर सितंबर के अंदर फजलका के अंदर एक विवाहित बहन के साथ दुष्कर्म हुआ। तो ये निरंतर जिस प्रकार की घटनाएं वहां पंजाब में बढ़ रही हैं, दिख रहा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स कर गया है। क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री है उनको राज्य चलाने में कोई शौक नहीं है, उनको राज्य चलाने से कोई मतलब नहीं है। वो अपना ज्यादा समय दिल्ली में लगाते हैं, पार्टी के कैंपेनिंग में लगाते हैं। वे ज्यादा समय अपना जो शराब माफिया के साथ लिप्त जो यहाँ पर उनका दोस्त है केजरीवाल या उनका पार्टी का जो नेता है उसके बचाने में या उसके समर्थन में यहाँ पर खड़े होकर उसके समर्थन में यहाँ पर अपना समय बिताते हैं, ना कि पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देखने के लिए। और ये सिर्फ यहीं तक कन्फाइन नहीं है कि वहां पर महिलाओं के साथ निरंतर दुष्कर्म हो रहे हैं। जिस प्रकार से वहां पर बिल्डर माफिया और गैंगस्टर भी मिलकर जिस प्रकार वहां पर अपना एक राज चला रहे हैं। वहां पर
आज बिल्डर माफिया और गैंगस्टर मिलकर जिसको चाहे उसको फोन करते हैं, वहां पर शोषण करते हैं। जब वहां के जो लोग हैं, वहां के जो फोन करते हैं, जो वहां के बिजनेसमैन अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती और यहां तक होता है कि उन लोगों की हत्या कर दी जाती है मैसेज देने के लिए। एक टिम्मी चावला नाम से कपड़े का व्यापारी था, उसकी नकोदर के अंदर उसकी सरेआम दिन दिहाड़े, ये भी पिछले साल की घटना है, दिन दिहाड़े दिसंबर 2022 की घटना है, दिन दिहाड़े गोली मार दी जाती है उसके गनमैन के साथ मैसेज देने के लिए कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम इस प्रकार करेंगे। एक बहुत बड़ा कबड्डी का खिलाड़ी था, उसकी भी इसी प्रकार से, संदीप नांगल आम्बियान नाम था उसका, उसकी भी इसी प्रकार से हत्या कर दी गई थी। क्योंकि अगर कबड्डी के मैच खेलने जाना है तो उनके हिसाब से खेलना पड़ेगा जो गैंगस्टर तय करेगा। जो गैंगस्टर ये बताएगा कि कबड्डी के मैच में किस टीम ने जीतना है, किस टीम ने हारना है, वह मैच फिक्सिंग भी कराते हैं। और जो ये सारी घटनाएं ये हाल में क्यों शुरू हुई? ये इसलिए शुरू हुई कि वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, वहां की जो सरकार है, वह पूर्णतः विफल हुई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। वह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। एक दिल्ली के हिसाब से यहाँ पर वह अपनी राजनीति चलाते हैं, वे दिल्ली के लिए काम करते हैं, वह अपना हेलीकॉप्टर, अपनी राज्य की सुविधाएं, अपने दिल्ली के जो उनके पूर्व के अभी मुख्यमंत्री, जेल में जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए वह सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं, ना कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देखने के लिए। परंतु ये जो घटना अभी हुई वहां पर नकोदर के अंदर, तरन तारण के अंदर, वोल्टोहा के अंदर, वह शर्मसार है। इसलिए भी शर्मसार है क्योंकि उस बहन ने जाकर शिकायत दर्ज करी। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करी वो 4 दिन तक पकड़े ही नहीं गए पुलिस। वो, और ये नहीं कि कहीं दूर से, वो वहीं उसी गांव के लोग रहने वाले थे, पुलिस की जानकारी में थे, परंतु पुलिस ने उनको 4 दिन तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसमें से 5 के खिलाफ शिकायत करी, 3 के खिलाफ कार्रवाई करी, 2 अभी भी गायब हैं, 2 पुलिस के सिस्टम में अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो दिखता है कि किस प्रकार से वहां की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति वहां पर गड़बड़ है और किस प्रकार से वहां लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। बहनों और बेटियों के साथ किस प्रकार से वहां दुष्कर्म हो रहे हैं, ये हम सबको दिखता है। वो बंगाल हो, वो पंजाब हो, ये जो विपक्षी राज्य हैं, जहां पर वैसे तो कुछ भी हो तो देश में कुछ हल्ला करते हैं, परंतु अपने राज्य की खुद की वह चिंता नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों ही विषयों की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए इन दोनों विषयों पर ही यदि आपके प्रश्न सीमित हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक एक करके हम प्रश्न लेंगे इन्हीं दोनों विषयों पर, एक एक करके। हाँ जी, क्या स्पष्टीकरण दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि अब हम चुनावी साइकिल में आ चुके हैं तो इलेक्शन कमीशन को जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से जिस स्टेट की वो कस्टोडियन है, क्योंकि इलेक्शन है तब भी वो स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, वो स्टेट की कस्टोडियन है, और यदि स्टेट की कस्टोडियन, स्टेट की मुखिया इस प्रकार के आपराधिक तत्वों को, जो कानून के अनुसार काम करने वाली एजेंसियों के ऊपर हमला करने को जस्टिफाई करे, कभी टाइमिंग के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर, और उससे पहले प्रवोक और इंसाइट करे कि इन एजेंसीज पर हमला हो ताकि वो कानून के तहत अपना काम न कर पाए, भ्रष्टाचारियों को ना पकड़ पाए, आतंकियों को ना पकड़ पाए, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन से मैं इस मंच का इस्तेमाल करते हुए जरूर आग्रह करूंगा। और वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार कोर्ट्स ने, चाहे वो कोलकाता का हाई कोर्ट हो, चाहे वो और भी अदालतें हों, उन्होंने पश्चिम बंगाल के विषय में लगातार चेताया है कि जिस प्रकार की स्थितियां वहां पे बनती जा रही है। एक ही टिप्पणी आपके सामने रखना चाहता हूं जो 2 दिन पहले आई है। हाई कोर्ट ने कहा कि संदेश खाली 1.0 में, ये संदेश खाली 2.0 नहीं, संदेश खाली 1.0 में अगर 1% भी सच्चाई है तो 100% शर्मिंदगी की बात है, और इसके लिए वहां का शासन प्रशासन पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। ममता बनर्जी जी को आज कानूनी नहीं, नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। जी, और किसी का प्रश्न पंजाब और बंगाल को लेकर?
आप सोचिए भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी क्या क्या सोचते होंगे आज कि उनके राज्य में जहाँ उनको अपने आप को जहाँ वहाँ के लोग अपने आप को उनका हीरो मानते हैं, उनके राज्य में एक बहन को निवस्त्र कर कर घुमाया जाता है, उसके वीडियो वायरल होने के बावजूद भी मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता। तो युद्धेंद्र ने तो एक टेक्निकल प्रश्न उठाया है, परंतु ये तो पूरे देश को शर्मसार करने वाला है कि जो लोग अपने आप को भगत सिंह का शागिर्द बताते हैं, भगत सिंह के अनुयायी बताते हैं, और वो उनके राज्य में इस प्रकार हो। अगर सोशल मीडिया में जाकर अगर आप वो वीडियो देख लें तो आप सो नहीं पाएंगे, जिस प्रकार से वो एक बहन के साथ दुष्कर्म किया गया, जिस प्रकार से उसको निवृत्त कर घुमाया गया। और अफसोस इस बात का है कि मुकदमा नहीं दर्ज किया 4 दिन तक। वो जब वायरल वीडियो उन लोगों ने जिन्होंने किया, उन्होंने जब वीडियो वायरल किया तो उसके बाद वहां की पुलिस की थी, उसके बाद वहां की पुलिस उठी और फिर वो मुकदमा दर्ज हुआ, फिर जाकर उसमें कुछ लोगों की अरेस्ट हुई। एक मिनट मैडम, आमोद जी ने पहले हाथ उठाया था, उसके बाद आप। मुझे लगता है आमोद जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसी 2 विषय पे हम लोगों को इस पार्टी के मंच से इन दोनों विषयों को प्रमुखता देनी है, बाकी के विषय में आपसे 1-to-1 चर्चा कर लूंगा। जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? हमारी पंजाब की पार्टी ऑलरेडी वहां पर इसकी चिंता करी, वहां प्रोटेस्ट भी कर रही है, और वहां पर पार्टी छोड़िए जो जनमानस है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। मैंने कहा कि अगर आप वो वीडियो देख लें तो आप सो नहीं सकती, जिस प्रकार की घटना है कि एक बहन को निवस्त्र कर कर सड़कों पे घुमाया गया, वो कपड़े लेने किसी दुकान में गई, उसके कपड़े द्वारा से खोस लिए गए और वो मुकदमा नहीं दर्ज किया पुलिस ने, ये कहकर कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है आपके पास। जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसको सबूत मानकर उसके ऊपर एक्शन किया। तो जब वो गई कहने के लिए कि मेरे साथ हुआ, तो उसको मुकदमा नहीं दर्ज किया, ये कहकर कि आपका सबूत क्या है। जी जी बोलिए, आपका सवाल पहले ये खत्म कर दे, फिर बाहर अलग सवाल लेंगे। ये एनआईए के खिलाफ आतंकी शिकायत करे कि एनआईए मुझे परेशान कर रही है, समझ में आता है। ये ईडी के खिलाफ भ्रष्टाचारी शिकायत करे कि मुझे ये भ्रष्टाचार में पकड़ रहे हैं तो मैं परेशान हूं, तो समझ में आता है। चोर उचक्के अगर जो है पुलिस के खिलाफ शिकायत करे कि देखिए मैं चोरी उचक्का जो गुंडाई कर रहा था और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, तो समझ में आता है। तृणमूल कांग्रेस का क्या लोकस स्टैंड आई है जब एनआईए आतंकियों के खिलाफ केस कर रही है? इसका मतलब तो साफ है, आज तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं बची। यदि एनआईए आतंकियों पर कार्रवाई करती है और शिकायत देने तृणमूल कांग्रेस जाती है, तो दीदी ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत बहुत धन्यवाद।